सुलगती रेत पर मील के पत्थर नहीं होते। सुलगती रेत पर मील के पत्थर नहीं होते और सियासत करने वालों के कभी घर नहीं होते। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनु शांति प्रिया और स्वागत है आपका हमारे चैनल अंतर्दृष्टि विचारों का संगम में। आज हम दिल्ली की उन इमारतों के साए में बैठे हैं जहां लोकतंत्र की एक नई इमारत लिखी जाती है, लेकिन हवाओं में सिद्धांतों की नहीं, सौदेबाजी की महक। राघव चड्ढा का मामला तो आपको याद ही होगा क्या चल रहा है देश में। एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे मैं बच्चों को हमेशा पढ़ाती हूँ कि लोकतंत्र लोक से चलता है, लेकिन आज का मंजर देखकर लगता है कि लोकतंत्र सिर्फ नंबरों से चलना। बिल्कुल मनु जी, नमस्कार साथियों, मैं हूं अशोक यासिन और स्वागत है हमारे चैनल अंतर्दृष्टि विचारों के संगम में। और आज हम बात करेंगे जो फिलहाल देश में खलबली मचाया हुआ है और राजनीति की दुनिया में कोहराम की तरह गूंज रहा है। राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी से 7 सांसदों को लेकर भाजपा ज्वाइन करना, और इसको राजनीति की दुनिया में राघव चड्ढा का केसरिया सफर कह सकते हैं। और आपको बता दें कि आया राम गया राम की तरह वर्तमान में जो करामात राघव चड्ढा ने किया है और आम आदमी पार्टी के साथ जो दोगलेपन की नीति अपनाई, धोखा दिया और बीच मझधार में बीजेपी का दामन थाम लिया, यह महज कोई एक दल परिवर्तन नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के उस ग्रे कलर और लूप होल का जीता जागता इस्तेमाल है जिसने जनादेश की परिभाषा ही बदल दी है। बिल्कुल अष्टभुजा जी, आज हम चर्चा उस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पे करेंगे जहां वोट तो जनता देती है, लेकिन सरकारें गणित और कानून की दरारों से बनाई जाती। उन महीन दरारों में लूप होल्स निकालकर सरकारें अपने अपने रंग बदलती है और सांसद कब आए और कब गए। तो इस पे हम आज के बात को आगे ले चलेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अष्टभुजा जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राघव चड्ढा पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, जहां सांसद अपने राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक ऐसी पार्टी को छोड़ करके जो उस राज्य में सत्ता में है और ऐसी पार्टी को ज्वाइन करना जो उसी राज्य में विपक्ष में है, ये संघीय ढांचे से कितना सही है और कितना चुनौतीपूर्ण है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, क्या ये कदम राज्यसभा के सदस्यों की अंतरात्मा की आवाज और पार्टी विहित के बीच एक नया संवैधानिक संकट नहीं पैदा करता? क्या लगता है आपको? बिल्कुल मनु जी, आपने सही कहा। और यह प्रश्न वर्तमान दौर में जो राजनीतिक बदलाव दिख रहा है राघव चड्ढा के माध्यम से, वह सीधे सीधे भारतीय राज्य व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था के उस नींव पर प्रहार है जिसे हम संघवाद कहते हैं। और हम आपको बता दें कि भारतीय संविधान की जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, इसका फेडरल स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं कि वंस यू इंटीग्रेटेड देन नेवर बी सेपरेटेड। यदि एक बार आप संघ में शामिल हो गए तो फिर दोबारा संघ से अलग नहीं हो सकते। लेकिन आपको बता दें कि राज्यसभा जिस संघीय ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाई गई थी, वर्तमान घटना उस उद्देश्य पर विभिन्न रूपों में चोट करती है, उसको कमजोर करती है और जनता के अधिकारों, उनके दिए गए वोट के मूल्यों और भारतीय संविधान की नैतिकता पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। और आपको बता दें कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 80 के तहत
राज्यसभा का स्वरूप काउंसिल ऑफ स्टेट की तरह है, अर्थात राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और लोकसभा तो जानते हैं कि वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा में सांसद किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व न करते हुए उस पूरे राज्य का और वहाँ की समस्त जनता का, उनकी आकांक्षाओं का और उनके अधिकारों का प्रतिनिधित्व करती है, उनकी बातों को रखती है और संघीय ढांचों को मजबूत बनाने का प्रयास करती है। और जब राघव चड्ढा पंजाब से आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनकर राज्यसभा में देश की संसद और राजधानी दिल्ली में भेजे गए, तो उन्हें आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब राज्य और वहाँ की जनता के जनादेश के आधार पर भेजा गया था। और राघव चड्ढा जी का यह दल बदल की घटना विरोधाभास की तरह है, क्योंकि वह पंजाब में जिस सत्ताधारी पार्टी के साथ थे उसकी विचारधाराओं से संचालित होते थे और वहाँ पर जो विपक्ष में थी बीजेपी पार्टी, उसके खिलाफ ये बोलते थे। और आज खुद उसी विपक्ष को इन्होंने ज्वाइन कर लिया। न सिर्फ खुद ज्वाइन किए बल्कि 6 और मेंबरों को ज्वाइन कराया और ये अपने आप में खुद उस काउंसिल ऑफ स्टेट की जो मूल विचारधारा है उसका पतन है, उसके खिलाफ है, उसको नज़रअंदाज करने के जैसा है और भारत के संविधान और लोकतंत्र के मान्यताओं के विरुद्ध है। आपको बता दें कि इतिहास गवाह है, जब जब राज्यसभा के सांसदों ने अपना पाला बदला है तब राज्यों की स्वायत्तता, शक्ति, पहचान, प्रतिष्ठा और सम्मान पर आंच आई है, क्योंकि यह ठीक उसी तरह से है जो 80 के दशक में आया राम और गया राम वाली घटना हरियाणा में घट रही थी और तत्कालीन सांसद भजन लाल के चरित्र को प्रभावित कर रही थी। इतना ही नहीं, 2019 में आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम पार्टी का उदाहरण वर्तमान राघव चड्ढा के करतूतों का क्लासिक एग्जाम्पल भी है। जबकि आपको बता दें कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था और उस समय संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने विशेष रूप से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने राज्यसभा को इसलिए बनाया था और उस पर विशेष बल दिया था ताकि लोकसभा के बहुमत के आवेश और गुस्से तथा मनमानेपन को चुनौती देते हुए और संतुलन साधते हुए राज्यों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाए और संघीय ढांचे के संतुलन को मजबूत बनाया जाए। आपको बता दें कि जिस उद्देश्य से बनाया गया था, राघव चड्ढा के वर्तमान करामात एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर रहे हैं उस संवैधानिक ढांचे के खिलाफ। विशेष रूप से यदि विलय की प्रक्रिया और पार्टी बदलाव की घटनाएं इसी तरह से संचालित होती रही तो राज्यसभा केवल लोकसभा की कार्बन कॉपी बन के रह जाएगी, पिछलग्गू बन के रह जाएगी, अपनी प्रभाविता और अस्तित्व को कमज़ोर बना देगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। आपको ये चीज़ याद भी होगी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ये कहा भी था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा बना दे पर उसको चलाने वाले लोग अगर खराब होंगे तो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म का सहारा लेकर के इसको राजनीतिक अवसरवाद और उतने अच्छी चीज़ों को भी खराब कर देंगे। क्योंकि मेन रूप से जब उन्होंने बनाई थी उनकी जो धारणा थी और जो वर्तमान में जो लोग हैं जो सिर्फ अपने हित के बारे में सोच रहे हैं, सर आपको क्या नहीं लगता है कि भाई जिस पार्टी में राघव चड्ढा और अन्य सांसद थे और अगर वो जिस जगह से आए थे और उनको वहां से राज्यसभा में भेजा गया और वो उस राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो इसका मतलब ये थी कि जनता उन्हीं के विचारों से सहमत थी और बाकी उसके विपक्ष वाले विचारों से सहमत नहीं थी, इसलिए उनको वोट किया गया। बिल्कुल। और अब जब उसी विपक्ष के जिसके खिलाफ ये लड़के आए थे, चुन के आए थे और बाद में उसी में जाके शामिल हो गए, तो ये तो सरासर धोखा हो गया ना लोकतंत्र के साथ। धोखा तो है। देखिए मनुप्रिया जी,
जी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर जर्मनी के बुंडेसराट, जो वहाँ पर राज्य जैसी स्थिति का द्योतक है, में राज्यों का प्रतिनिधित्व बहुत कड़ा है, लेकिन भारत में दल बदल कानून की खामियां इसे महज नंबर गेम में तब्दील कर देती हैं। ये नंबर गेम ही है। और आपको बता दें कि ये लोकतांत्रिक वैधता पर सवाल खड़े करती है, क्योंकि यदि राज्यों को संबोधित करने वाली परिषद और उसके सदस्य अपने कर्तव्यों और राज्य के हितों को नजरअंदाज करते हुए केंद्रीय सत्ता के पिछलग्गू हो जाएं और उसके प्रति जवाबदेह हो जाएं, विशेष रूप से वर्तमान में बीजेपी पार्टी के प्रति वफादार हो जाएं, तो भारतीय लोकतंत्र का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, अर्थात संघीय ढांचा है, वो महज कागजों तक सीमित रह जाएगा और यह संसदीय संप्रभुता के बजाय पार्टी संप्रभुता की ओर एक खतरनाक कदम जैसा है। आपको लगता है वर्तमान में इस तरह से भारत में राजनीति चल रही है, वो संसदीय लोकतंत्र से ज्यादा पार्टी लोकतंत्र लगने लगा है? मुझे तो यही लग रहा है कि हर जगह आप कहीं का इलेक्शन लीजिए, कहीं भी मतलब देश में बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग इस तरह से चुनाव प्रचार करते हैं, तो लोकतंत्र कम और राजतंत्र की उसमें ज्यादा आती है। क्या लग रहा है आपको? कई आधारों पर इसको कह सकते हैं। बिल्कुल। अष्टभुजा जी, इस बात पे मुझे एक कहानी याद आती है। ऐसे ही हम जब प्रशिक्षित स्नातक कर रहे थे तो उस समय ये बात सामने आई थी। मान लीजिए गांव ने अपने गांव के सबसे होनहार लड़के को शहर भेजा कि वो गांव की समस्या, गांव की जो पानी की समस्या है, फसल की समस्या है, दाम में जो गांव के लोगों को सही दाम नहीं मिल पा रहा फसल का और सब चीजों, तो उसको चंदा दिया और मतलब उसको पढ़ने लिखने में सारी सुविधाएं दी और उसको शहर भेजा ताकि वो मतलब वहाँ पढ़ लिख करके और गांव के हित में कुछ फैसले देगा। और उस लड़के ने क्या किया, शहर जा करके वो उसी साहूकार से मिल गया जो गांव का शोषण कर रहा था, जिससे गांव का पुराना झगड़ा था। तो ये तो बात वही हो गई कि ट्रस्ट डीड, मतलब विश्वास पात्र आदमी का अविश्वास पात्र हो जाना। बिल्कुल मनु जी, और यहाँ वो लड़का राघव चड्ढा जी है और वो गांव पंजाब है और साहूकार वर्तमान बीजेपी पार्टी और केंद्र की सत्ता है। और साथ ही ये वही बात हो गई कि पंजाब के लोगों ने वोट दिया था दिल्ली के मॉडल के नाम पर, परंतु अब वो चेहरा गुजरात मॉडल की बात कर रहा है। हाँ बिल्कुल वही बात हो गई कि पेमेंट हमने किया था दिल्ली का टिकट का और टिकट मिल गया गुजरात का। अच्छा अष्टभुजा जी, संविधान के 52वें संशोधन 1985 और 91वें संशोधन 2003 ने व्यक्तिगत दल बदल को तो रोका, लेकिन सामूहिक दल बदल को एक वैधानिक खिड़की प्रदान कर दी। राघव चड्ढा द्वारा जो 7 सांसदों को लेकर के बीजेपी में शामिल हुए और जो बीजेपी में शामिल होने का उन्होंने जो दाव खेला है, क्या वह इस कानून की मूल आत्मा को छलनी नहीं कर रहा है? क्या आपको लगता है कि मर्जर का यह प्रावधान राजनीतिक दलों के लिए सिर्फ एग्जिट पोल बन गया है, जो विधायी शुचिता को कमजोर कर रहा है और इसके साथ ही साथ भोली भाली जनता को भी ठग रहा है और भारत के सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान को भी ठग रहा है? क्या लग रहा है? बिल्कुल मनुप्रिया जी, और आपने जिस मुद्दे और उसकी गहराई की बात छेड़ी है और प्रश्न के रूप में ढाला है, वह 1985 के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम और 2003 के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के लूपहोल और राजनीतिक पैंतरेबाजी से सीधे रूप से जुड़ा हुआ है। हम आपको बता दें कि एक तरफ जहां 52वें संविधान संशोधन अधिनियम ने दल बदल के क्रियाकलाप को पाप बताया था और आपकी सीट समाप्त हो जाएगी
आपका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, इसका डर दिखाया था। तो वहीं दूसरी तरफ 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ने दल बदल के इस नंबर गेम और राजनीतिक पैंतरेबाजी को मर्जर नाम देकर एक ऐसी लूपहोल वाली कानूनी खिड़की को खोल दिया जिसने व्यक्तिगत दल बदल को सामूहिक डकैती के रूप में तब्दील कर दिया। इसको आप इस रूप में समझ सकती हैं कि वर्तमान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने जिस तरह से 7 सांसदों का गणित बैठाकर बीजेपी का दामन थामा है, वो कानून का पालन नहीं बल्कि कानून, जनता की अपेक्षाओं, उनके दिए गए वोट के मूल्यों और संवैधानिक मान्यताओं के साथ सीधे सीधे धोखाधड़ी ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और समय के साथ विद्वानों ने 52वें और 91वें संशोधन के माध्यम से जिस रामबाण इलाज को बनाया था, वह इलाज न बनकर के अब भ्रष्टाचार का कवच बन गया है। कोशिश तो ये हुई थी कि इससे सरकार को अस्थायित्व मिलेगा और सरकार अपना काम भ्रष्टाचार खत्म करने, विकास करने और देश के पहचान, प्रतिष्ठा और सम्मान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाएगी, इस इरादे से बनाया गया था। लेकिन वर्तमान गतिविधियां उस पर चोट कर रही हैं और यह मामला कानूनी शब्दावली के संदर्भ में कहें तो लेटर ऑफ द लॉ अर्थात कानून के जो अक्षर हैं, बनाम स्पिरिट ऑफ द लॉ अर्थात कानून की जो अंतरात्मा है, से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आपको बता दें कि राघव चड्ढा ने अन्य सांसदों के साथ आम आदमी पार्टी के साथ धोखा करते हुए जो बीजेपी का दामन थामा है, तो अपने इस गतिविधि और क्रियाकलाप के माध्यम से उन्होंने कानून का अक्षर के माध्यम से तो पालन करने का प्रयास किया, लेकिन उसके अंतरात्मा की हत्या कर दी। लोगों का जो विश्वास है प्रशासन में, संविधान में, सरकार में, उस पर ठेस पहुंचाया है। आपको नहीं लगता सर कि ये वैधानिक डकैती जैसा कुछ किया गया है, जो एक गणित शेड्यूल 10 का प्रयोग करते हुए एक गणितीय डकैती की गई है? तो शेड्यूल 10 को भी थोड़ा सा बताते चलिए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए मनुप्रिया जी, आप जानती हैं, आप तो एक प्रबुद्ध नागरिक हैं। भारत को चलाने के लिए एक संविधान की पुस्तक है, उसमें 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं, और जो 10वीं अनुसूची है उसको 1985 में राजीव गांधी की सरकार को अस्थायित्व देने के लिए और दल बदल की प्रक्रिया को रोकने के लिए लाया था। और 10वीं अनुसूची का जो पैरा 4 है वो कहता है कि यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य, 2/3 का मतलब यदि 10 सदस्य हैं तो उसमें पहले आप 2 से गुणा कर दीजिए, फिर 3 से भाग दे दीजिए, अर्थात 6.5 से अधिक है, यानी कि 7 सदस्य यदि अपने पार्टी के दामन को छोड़कर दूसरे पार्टी के आंचल में जाते हैं तो उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। वैसे तो यह प्रावधान बहुत ही अच्छे मन से किया गया था और विभाजन को रोकने के लिए था, सौदेबाजी के लिए नहीं। और राघव चड्ढा जी के वर्तमान करामात और क्रियाकलाप, जिसमें वो पहले आम आदमी पार्टी के सांसदों में गुस्सा पैदा करते हैं, असंतोष पैदा करते हैं और कानूनी प्रक्रियाओं का डर दिखाते हैं, उसके बाद नंबर गेम में बदलते हुए विलय का नाम दे देते हैं। यह सीधे सीधे लोकतंत्र के साथ खेला गया एक गणितीय फ्रॉड है। मुझे तो ऐसा लगता है कि राजनेताओं के लिए ये नियम एक बीमा पॉलिसी जैसा बन गया है, जिसको हम 2019 के एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जब 2019 में गोवा के 15 में से 10 कांग्रेस विधायक भाजपा में मिल गए, जनता देखती रह गई और कानून मुस्कुराता रह गया। इनका राघव चड्ढा जी का मतलब ही यही है
बस अंतर इतना है कि वहाँ मामला विधायक का था, यहाँ मामला सांसद का है। तो अब इसको इन्होंने ये जो 10th शेड्यूल है, इसको इन्होंने एक एक्टिव पॉलिसी बना लिया है, और उसका जो लूप होल है वो मतलब लगातार देख रहे हैं कि कभी राज्यसभा कभी लोकसभा में ये लोग अपने हितों के लिए इसको खूब यूज कर रहे हैं, और जनता को और कानून को संविधान को सबको दांत पे दिया है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल। और इसमें एक गौर करने वाली बात है कि वैसे तो हम राज्यसभा को बुद्धिजीवियों का सदन कहते हैं, यानी अपर हाउस, बुद्धिजीवियों का सदन, उच्च हाउस। अगर बुद्धिजीवी ही कानून की कमियों को अपनी ढाल बना लेंगे तो आम आदमी से नैतिकता की उम्मीद करना ही बेईमानी है, फिर तो पूरा लोकतंत्र ही क्रैश कर जाएगा। क्या लगता है? बिल्कुल कह रहे, आप सही कह रही हैं, और वो क्रैश करता हुआ ही दिख रहा है। और इसे मेजोरिटेरियनिज्म अर्थात बहुमतवाद का खतरा कहते हैं, उसको इस रूप में कि जब वही राज्यसभा के बुद्धिजीवी लोग 2/3 नियम को जायज़ ठहराते हैं, और हमने कानून के नियम का पालन किया, संविधान के 10वीं अनुसूची और 52वें संविधान संशोधन का अक्षरशः पालन किया, ये कहते हैं, तो ये तो वही बात हो गई कि अब हम स्वीकार कर रहे हैं कि संख्या ही सत्य है, और कानून के जो अक्षर हैं और आप उनकी खामियों का पालन करते हुए दिखा दे रहे हैं कि देखिए हमने अक्षरशः कानून का पालन किया। लेकिन आप उस कानून की अंतरात्मा और आम आदमी के विश्वास पर चोट कर रहे हैं, और आप जो कर रहे हैं यह तो ठीक उसी तरह से हो गया है जैसे राजनीति को कारपोरेटाइज कर रहे हैं, जहां हॉस्टाइल टेक ओवर को बिजनेस डील बना दिया जा रहा है। अष्टभुजा जी, अब हम उस प्रश्न की ओर जा रहे हैं जहां अच्छे अच्छे लोगों की सूची का दम तोड़ देती है। राजनीति में अक्सर आपने हृदय परिवर्तन जैसी बातें तो सुनी ही होंगी, लेकिन राघव चड्ढा जैसे कद्दावर और मुखर नेता का रातों रात बीजेपी में शामिल होना, क्या वाकई हमको लगता है कि वैचारिक मिलन है, या इसके पीछे कोई और वजह है, या इसके पीछे कुछ खौफनाक एजेंसियों का दबाव है, डर है, ईडी, सीबीआई, जिसने पिछले कुछ वर्षों में भारतीय राजनीति के व्याकरण को ही बदल दिया? क्या ये सच नहीं कि जब जैब की सलाखें और कानूनी मुकदमों की तलवार सर पर लटकती है तो बड़े बड़े इंकलाबियों के कदम लड़खड़ा जाते? राघव चड्ढा का ये कदम डर के आगे जीत नहीं, डर के आगे समर्पण है जैसा भाव नहीं देता है? इसमें सत्ता का लालच और जेल का डर, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? इसको कैसे डिकोड करेंगे? देखिए मनोप्रिया जी, आपने ये जो सवाल किया है बहुत ही डराने वाली भी है और सेंसेशनल भी है। साथ ही सत्ता के गलियारों में इसे दबी जुबान में प्रेशर कुकर थ्योरी बोलते हैं। और वर्तमान प्रकरण महज राघव चड्ढा पर लागू नहीं होता है, बल्कि भारतीय राजनीति और लोकतंत्र में विपक्षी नेताओं के शिकार की एक पूरी फेहरिस्त और कार्यप्रणाली से जुड़ा हुआ है। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि राघव चड्ढा उस पार्टी से ताल्लुकात रखते थे जिसके शीर्ष नेतृत्व अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे नेता रहे, और उन्होंने महीनों और सालों जेल में बिताए। और आपको बता दें कि कानून जब न्याय की प्रक्रिया के बजाय कठोर सजा और जेल का डर बन जाती है तो बड़े बड़े ब्रांड और दिग्गज नेता के पांव डगमगाने लगते हैं। आपको बता दें कि पूरे देश में यह बात जाहिर है कि जब पिछले वर्षों में आम आदमी के शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ दिल्ली शराब घोटाला और उसकी नीतियों से जुड़ा मामला और अन्य मुकदमों की आंच
जब राघव चड्ढा की दहलीज तक पहुंचने लगी तो उनके सामने दो ही विकल्प थे, या तो मनीष सिसोदिया की तरह शहादत को चुनते या फिर बीजेपी का शरण और दामन। जब ईडी और सीबीआई द्वारा भेजे गए सम्मन और जेल के सलाखों की अनिश्चितता के सामने एक डरावनी हकीकत बनने लगी तो उन्होंने संविधान और कानून के उन लूपहोलों का मार्ग अपनाते हुए 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के उस मर्जर क्लाज के पवित्र मोक्ष को अपनाने के लिए आगे आ गए। और राघव चड्ढा का यह कदम यह संदेश देता है कि अगला नंबर आपका है, या तो इधर आइए अर्थात बीजेपी का दामन थामिए, या उधर जाइए अर्थात जेल में जाइए। बहुत ही भरदक विश्लेषण अश्मिता जी। तो साथियों, आज की चर्चा में इतना ही। आज हमने 10वीं अनुसूची का मर्जर प्लाट क्षेत्रीय अस्मिता के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। जब एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड वाला नेता पाला बदलता है तो वैश्विक पटल पर भारत के संवैधानिक नैतिकता पर सवाल उठते हैं। ये राजनीति का कारपोरेट टेक ओवर है जहां जनता सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर रह गई। उम्मीद है साथियों, आज की चर्चा से आपका ज्ञान वर्धन हुआ होगा। चाहे वह दल बदल का नैतिक द्वंद्व हो या राज्यसभा के संघीय ढांचे पर चोट, आपको गहराई से समझना होगा कि अगर आज आप चुप हैं तो कल लोकतंत्र किताबों में केवल एक शब्द बनकर रह जाएगा। जागिए और अपने प्रश्नों को पूछना सीखिए। लोकतंत्र की परिभाषा पे खरे उतरना सीखिए, वोट दीजिए और अपना हक मांगिए। आज के सेशन में बस इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय प्रेषित कीजिएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है तो हमें अवश्य सूचित कीजिएगा। हम उसे अपने आगामी सेशन में अवश्य शामिल करेंगे। और अपनी प्रशंसा, अपना प्रेम हमें लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से अवश्य दीजिएगा। तो लेते हैं इजाजत, मिलते हैं अंतर्दृष्टि के अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार सर।